Hello everyone, welcome to my channel Chemistry Zone by Silky Agrawal. Today's topic is criteria of aromaticity, which is taken from MSc second semester chemistry heterocyclic compound. सिनॉप्सिस जो बनेगा इसका ये भी वही रहेगा सेम टू सेम, क्योंकि ये कोई नया लेक्चर नहीं है, ये कंटिन्यूएशन में है क्राइटेरिया ऑफ एरोमेटिसिटी के। जो एरोमेटिसिटी का क्राइटेरिया वहाँ पे पढ़े थे प्रीवियस वीडियो में, मैंने एक्सप्लेन किया था केमिकल बिहेवियर, स्ट्रक्चरल एंड एनर्जेटिक इन्हेंस्ड स्टेबिलिटी। आज ये वाला एक पॉइंट जो है इसको बस एक्सप्लेन करना है, जिससे कि ये पूरा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं थ्योरी के साथ ही इसमें थोड़ा एक्सप्लेन करूँगी, ताकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप ईजिली इसको लिख सकते हैं। अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन करने के लिए क्राइटेरिया ऑफ एरोमेटिसिटी, तो आप ईजिली इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो क्राइटेरिया ऑफ एरोमेटिसिटी जो है उसका फोर्थ टॉपिक है बाय रिंग करेंट। कि रिंग करेंट से हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई भी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जो है वो एरोमेटिक है कि नहीं है। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होता है, तो मैं हर एक वीडियो के स्टार्टिंग में बताई हूँ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होता है। तो जैसे पूरा एक, जैसे यहाँ पे बेंजीन रिंग बनी हुई है, बेंजीन रिंग जो होगी इसमें पूरे कार्बन एटम्स जो होते हैं हर एक कॉर्नर में प्रेजेंट होते हैं, हर एक पॉइंट पे। अगर एक कार्बन एटम को मैं रिप्लेस करती हूँ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन और सल्फ़र से, तो वहाँ पे अगर इस जगह पे अगर मैं सल्फ़र लगा दूँगी, इसको हेट्रोएटम बोलते हैं। तो ये वाला हेट्रोएटम को अगर मैं इसमें क्लोज रिंग में प्लेस करती हूँ तो ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहलाता है। तो यही हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की एरोमेटिक है कि नहीं है वो पता लगाने के लिए जो फोर्थ पॉइंट होता है वो होता है बाय रिंग करेंट। इसका फर्स्ट सेकेंड थर्ड पॉइंट जो है वो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है प्रीवियस वीडियो में, आप देख सकते हैं। कंटिन्यूएशन में देखेंगे ना तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले उस लेक्चर में मैंने उसका बेसिक बताया है कि बेसिक एरोमेटिसिटी किस तरीके से नॉर्मल कार्बोसाइकिल्स में देखते हैं, उसका थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। तो आप इसको आराम से देख सकते हैं, जिसको मैंने पहले ही बताया है कि क्राइटेरिया ऑफ एरोमेटिसिटी जो हेट्रोएटम में है, हेट्रोएटोमिक कंपाउंड में जो होती है ना वो पूरा ट्रू नहीं होता है। ठीक है, मीन्स उसको पढ़ते हैं, उसको यूज़ भी करते हैं, लेकिन बहुत सारे उसमें एक्सेप्शन जो होते हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं। तो आप प्रीवियस वीडियो जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। आप उसको देख लेंगे, उसके बाद इस लेक्चर को देखेंगे ना तो आपको काफ़ी अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट दिया हुआ है बाय रिंग करेंट। रिंग करेंट से किस तरीके से हम एरोमेटिसिटी किसी भी कंपाउंड का निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ स्टार्टिंग में ही बताई थी किसके एरोमेटिक क्या होता है, बेंजीन सबसे ज़्यादा, बेंजीन जो होता है वो ट्रू एरोमेटिक होता है। रीज़न क्या होता है उसका, कि वो साइक्लिक भी होता है, प्लेनर भी होता है, और वहाँ पे वो डबल बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन भी होता है। तो डबल बॉन्ड के डीलोकलाइजेशन होने के कारण जो बेंजीन होता है उसको एरोमेटिक कंसिडर करते हैं। उसी के बेस पे सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया था। वैसे ही यहाँ पे रिंग करेंट है, तो ये वाले को समझने का ट्राई कीजिएगा। जैसे क्या है, यहाँ पे बेंजीन रिंग जो है वो गिवन है। ठीक है, जैसे इस तरीके से अगर बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, तो यहाँ पे अगर मैं इस तरीके से ऐसे बॉन्ड बनाऊँ, तो ये जो बॉन्ड होते हैं डबल बॉन्ड होते हैं, ये क्या होते हैं, कॉन्जुगेशन में होते हैं। इसको मैं इस तरीके से क्या कर सकती हूँ, शिफ्ट भी करा सकती हूँ। तब यहाँ पे अगर ये स्ट्रक्चर बनाऊँगी तो यहाँ पर भी क्या होता है, ये स्ट्रक्चर और ये दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। कहने का ये मतलब है कि बेंजीन रिंग का जो डबल बॉन्ड है ना वो पूरी तरीके से क्या होता है, सिस्टम में कॉन्जुगेट करता है, घूमते रहता है वो पूरे सिस्टम में। ठीक है, और ये डबल बॉन्ड की एनर्जी जो होती है सिंगल बॉन्ड की एनर्जी के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। और ये बेसिक सा है कि पाई बॉन्ड की एनर्जी हाई होगी तो वो अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल होता है मतलब डीलोकलाइज्ड। लोकलाइज्ड होगा मतलब कि अगर एक बॉन्ड पे यहाँ पे रख दी उसको मैं, जैसे सिग्मा बॉन्ड लोकलाइज्ड होता है, यहाँ पे रख दी तो ये यहाँ से कहीं मूव नहीं करेगा। और डबल बॉन्ड है तो ये क्या होता है, डीलोकलाइज्ड होता है, मतलब ये एक सिंगल बॉन्ड से दूसरे सिंगल बॉन्ड में क्या कर सकता है, ट्रांसफ़र हो सकता है। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं डीलोकलाइज्ड। तो ये एकदम बेसिक सा टर्म्स है। जैसे कि अगर हमारे में ये एनर्जी ज़्यादा है तो हम इधर उधर हर तरफ घूम लेते हैं, लेकिन एनर्जी कम हो जाएगी तो हम एक जगह स्टेबल बैठ जाएंगे। सेम वही केस यहाँ पे भी है कि पाई इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हाई होती है, इसीलिए वो एक बॉन्ड से दूसरे बॉन्ड में शिफ्ट होते रहते हैं, डीलोकलाइज्ड होते रहते हैं। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे समझना ये बेंजीन रिंग है। पाई बॉन्ड को इस तरीके से अगर ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करूँगी तो ऊपर वाले जो ऑर्बिटल है यहाँ पे रिंग करें, यहाँ पे क्या होगा, बॉन्ड जो है वो सर्कुलेट होगा। वैसे ही सेम नीचे वाले लोब्स जो है वहाँ पे क्या होगा, बॉन्ड जो है वो सर्कुलेट होगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे मैं मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करती हूँ, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करती हूँ इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो क्या होता है, एक करंट जो होता है वो जनरेट होता है, जिसको बोलते हैं रिंग करंट। ठीक है, फिर से एक बार बता रही हूँ कि बेंजीन रिंग में जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पूरे हर उसमें
एटम में क्या होते हैं, घूमते रहते हैं। जैसे ही वो घूम रहे हैं, इधर से मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलरली मैं अप्लाई करती हूँ तो एक रिंग करंट जनरेट होता है। किसके कारण, मैग्नेटिक फील्ड के कारण। उसको बोलते हैं इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड या फिर इंड्यूस्ड मैग्नेटिक करंट बोलते हैं। ठीक है, फिर से एक बार, बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग में जो भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वो इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन के कारण क्या हो रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, मतलब इस डायरेक्शन में वो घूम रहे हैं। और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करती हूँ तो एक रिंग करंट फॉर्म होता है जिसको बोलते हैं इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड या फिर इंड्यूस्ड मैग्नेटिक करंट बोलते हैं। ठीक है, ये हुआ। अब यहाँ पे क्या होता है ना, जैसे ये करंट जनरेट होता है, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होता है, तो ये इस तरीके से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड का जनरेशन होना स्टार्ट होता है। तो ये जो डायरेक्शन दिख रहा है, इट मीन्स क्या हो रहा है, करंट इस जगह से जा रहा है, इस जगह से आ रहा है, फिर इस जगह से जा रहा है और इस जगह से आ रहा है। इट मीन्स क्या हो रहा है, टॉप से बॉटम, फिर उसके बाद फिर टॉप से बॉटम, इस तरीके से क्या है, करंट जो है वो जनरेट हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड को मैं अप्लाई कर रही हूँ अपवर्ड डायरेक्शन में, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डायरेक्शन जो हो रहा है, ये वाला एरो और ये वाला और ये वाला, मतलब इसका कोई ना कोई फील्ड इफेक्ट है, इसका कोई ना कोई फील्ड इफेक्ट है। दोनों क्या हो रहे हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। और यहाँ का जो फील्ड इफेक्ट है और यहाँ का फील्ड इफेक्ट है, दोनों क्या होते हैं, सेम डायरेक्शन में होते हैं। तो इसी को इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि इनसाइड, अंदर साइड में जो वो डायरेक्शन होता है ना फील्ड इफेक्ट का, वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है। और जो बाहर का होता है, आउटसाइड जो होता है, वो क्या होता है, सेम डायरेक्शन में। इसी से कॉन्सेप्ट आता है शील्डिंग एंड डीशील्डिंग। क्या होता है ना, अंदर वाले जो प्रोटॉन है, अगर मैं प्रोटॉन को, हाइड्रोजन को अगर लगाऊंगी तो इस तरीके से लगा सकती हूँ, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इस तरीके से। तो ये बाहर साइड का हाइड्रोजन हो गया और ये क्या होगा, अंदर साइड का हाइड्रोजन हो जाएगा। तो जो अंदर के हाइड्रोजन है, उनको ये वाला फील्ड इफेक्ट है, वो ये वाले फील्ड इफेक्ट को वहाँ पहुँचने के लिए रोक रहा है। क्योंकि ये जैसे अगर मैं यहाँ पे एनर्जी इतना दे रही हूँ, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इतना दे रही हूँ, तो अंदर से जो इफेक्ट आ रहा है वो उसको पूरा तो नहीं पहुँचने देगा। जैसे अगर कंसिडर करते हैं, यहाँ पे मैं B0 लेती हूँ, ठीक है, अंदर की वैल्यू क्या है, B है, तो ये पूरा मैं चाहूँगी अंदर B0 पहुँच जाए, तो वो पूरा नहीं पहुँचेगा। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहा है, उसको अपोज कर रहा है। तो जो भी अगर B0 है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी वो यहाँ तक पहुँचने के लिए। इट मीन्स अंदर वाले प्रोटॉन को ये वाला इफेक्ट क्या कर रहा है, शील्ड कर रहा है। इसीलिए इनसाइड के प्रोटॉन को क्या बोलते हैं, शील्डेड प्रोटॉन बोलते हैं। अगर मैं यही चीज़ अगर बाहर में लूँगी, B0 को अगर लगाऊंगी, तो इसका फील्ड इफेक्ट क्या हो रहा है, सेम डायरेक्शन में। इट मीन्स जो भी मैं लगाऊंगी उससे ज़्यादा में, ठीक है, जैसे यहाँ पे जो भी लगा रही थी उसमें कम में मिल रहा था, यहाँ पे क्या मिलेगा, जो भी इफेक्ट लगाऊंगी वो क्या मिलेगा, थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में ही मिलेगा, क्योंकि दोनों का सेम डायरेक्शन। तो यहाँ वाले प्रोटॉन को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी नहीं है, तो ये प्रोटॉन जो होते हैं वो डीशिल्डेड कहलाते हैं। यही स्टोरी है बाय रिंग करंट की। रिंग करंट से कैसे हम पता करते हैं कि कौन सा प्रोटॉन शिल्डेड होता है, कौन सा प्रोटॉन डीशिल्डेड होता है। ठीक है, अब यही चीज़ पूरा क्या है, थ्योरी में लिखा हुआ है। तो अगर एग्जाम, ये तो सिर्फ समझाने के लिए था कि हुआ क्या, शिल्डेड कैसे हुआ, डीशिल्डेड कैसे हुआ। अब इसी के टर्म्स में, ठीक है, अगर कोई भी मॉलिक्यूल है और ये किस में लगता है, नॉर्मली एरोमेटिक कंपाउंड में लगता है, जो कि क्या होता है, बेंजीन और नैप्थलीन, सिर्फ इसी में लगेगा। ठीक है, और हेट्रो एटम है तो कहीं पे भी एक जगह पे हेट्रो एटम को प्लेस कर देंगे। तो बेंजीन और नैप्थलीन में जब भी इनसाइड प्रोटॉन जो होते हैं वो शिल्डेड होंगे, आउटसाइड प्रोटॉन जो होते हैं वो डीशिल्डेड होते हैं, तब वहाँ पे समझ जाना कि वो कंपाउंड जो होता है वो एरोमेटिक होता है। और शिल्डेड एंड डीशिल्डेड ये तो समझ में आया किस तरीके से देखते हैं। शिल्डेड कैसे देखते हैं, तो बाहर वाला मैग्नेटिक फील्ड जो होता है ना, वो अंदर से जो फील्ड आ रहा है उसको क्या करता है, अपोज करता है, अंदर वाले प्रोटॉन को शील्ड करके रखता है। इसीलिए सेंटर वाला जो होता है, इनसाइड वाला, वो शील्डेड होता है। बाहर वाले को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई नहीं होता है, इसीलिए वो डीशील्डेड होता है। ये थ्योरी में एज इट इज़ वही लिखा हुआ है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है एरोमेटिक सिस्टम के, तो रिंग करंट जो होता है उससे क्या होता है, डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है। पाई इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइजेशन से रिंग करंट जो होता है वो जनरेट होता है, जो कि सबसे फर्स्ट बताई। फिर सेकेंड चीज़, इसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। वो इलेक्ट्रॉन जो इन्वॉल्व होते हैं वो ईजिली क्या करते हैं, सर्क्यूलेट करते हैं, लोकलाइज्ड नहीं होते हैं। ठीक है, मोस्ट नॉन एरोमेटिक मॉलिक्यूल के जैसे। तो मतलब यहाँ से एक पॉइंट ये समझ में आ रहा है ना कि अगर कोई भी मॉलिक्यूल है उसमें अगर इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज नहीं हो रहे हैं, मतलब वो क्या होगा, एरोमेटिक होगा। तो अगर वो नॉन एरोमेटिक होगा। अगर डीलोकलाइजेशन हो रहा है वहाँ पे तो वो एरोमेटिक होगा। और अगर डीलोकलाइजेशन नहीं हो रहा, मतलब यहाँ पे है तो यहीं पे रहेगा ये डबल बॉन्ड, ठीक है, ये शिफ्ट नहीं होगा। और शिफ्ट होगा ही नहीं तो करंट कैसे जनरेट होगा, जनरेट नहीं होगा। इट मीन्स वो क्या होगा, नॉन एरोमेटिक होता है। ठीक है, फिर रिंग करंट जो होता है वो अपना खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है जिसको बोलते हैं इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड।
फिर रिंग के आउटसाइड में फील्ड जो होता है वो ये फील्ड जो होता है उसका सेम डायरेक्शन होता है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किए थे उससे सेम डायरेक्शन में होता है। इनसाइड में क्या होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में, जैसा कि मैंने बताया। जिससे कि क्या होता है, नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होता है ना रिंग में जो जनरेट होता है आउटसाइड में, अभी बताई कि बाहर साइड जो हो रहा है वो क्या होता है प्लस में होता है, अंदर साइड होता है वो माइनस में। इट मीन्स अगर बी नॉट में दे रही हूँ तो बाहर साइड वाले प्रोटॉन को वो वैल्यू जो है वो इंक्रीज होकर के मिलेगी, अंदर साइड वालों को क्या मिलेगी वो डिक्रीज होकर के मिलेगी। ठीक है, तो बेंजीन में रिंग प्रोटॉन जो है वो एक्सपीरियंस करते हैं डी शील्डिंग। डी शील्डिंग किस लिए होगा, जो आउटसाइड वाले होते हैं वो डी शील्डिंग प्रीफर करते हैं क्योंकि वो सेम डायरेक्शन में होते हैं, और जो इनसाइड वाले होते हैं वो क्या करते हैं, शील्डिंग जैसा वो करते हैं, बिहेव करते हैं, क्योंकि वो क्या होते हैं वहाँ पे, ये आउटसाइड था वो इनसाइड होते हैं इसलिए वो शील्डिंग जैसा वो बिहेव का एक्सपीरियंस करते हैं शील्डिंग को। ठीक है, अब इसी से एक आता है यहाँ पे कि ये डायमैग्नेटिक होता है सेंटर पे, पैरामैग्नेटिक होता है रिंग पे। तो यहीं से एक टर्म जनरेट होता है डायमैग्नेटिक। जो भी एरोमेटिक कंपाउंड है ना उसका सेंटर वाला जो भी वो होगा, अगर वहाँ पे वो शील्डिंग है तो वो सेंटर से डायमैग्नेटिक होगा, और अगर डी शील्डिंग होगा तो वो सेंटर से पैरामैग्नेटिक। तो इसी को ही यहाँ पर डायमैग्नेटिक रिंग करेंट और डायाट्रोपिक रिंग करेंट भी बोलते हैं। ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड से अगर ऐसा क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स वगैरह में कि जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं उसमें कौन से टाइप का रिंग करेंट होता है, तो उसको आप बता सकते हैं डायमैग्नेटिक रिंग करेंट या फिर डायाट्रोपिक रिंग करेंट जो होता है वो होता है। ठीक है, ये हुआ। यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ दी हुई है केमिकल शिफ्ट की, ये वैल्यूज़ को आप लिख सकते हैं। फिर उसके साथ इसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पे, ये सिचुएशन जस्ट रिवर्स होती है एंटी एरोमेटिक में। ठीक है, तो फिर से एक बार कंक्लूड कर रही हूँ। सबसे पहले क्या देखना है कि जो सेंटर में प्रोटॉन होता है वो क्या होना चाहिए, शील्डेड होना चाहिए, और जो आउटसाइड प्रोटॉन है वो क्या होना चाहिए, डी शील्डेड। डी शील्डेड मतलब कि जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हम दे रहे हैं और जो रिंग करंट से जो फील्ड आ रहा है दोनों क्या होता है सेम डायरेक्शन में होगा तो डी शील्डेड होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है तो वो शील्डेड होता है। ठीक है, और शील्डेड है मतलब ये डायमैग्नेटिक होगा, डी शील्डेड है मतलब ये पैरामैग्नेटिक होता है। डायमैग्नेटिक होगा इसलिए इसको डायमैग्नेटिक रिंग करंट बोलते हैं और डायाट्रोपिक रिंग करंट बोलते हैं। अगर ये सारी चीज़ें मिल जाती है इट मीन्स वो कंपाउंड क्या होता है, एरोमेटिक होता है। ठीक है, एंटी एरोमेटिक के लिए कंडीशन जो होती है वो जस्ट रिवर्स हो जाती है। क्या होता है उसमें, तो जस्ट ऑपोजिट, जैसे वहाँ पे क्या होगा, सेंटर में जो प्रोटॉन होते हैं वो डी शील्डेड होंगे, और जो इनसाइड जो आउटसाइड है वो क्या होंगे, शील्डेड होंगे। अब ये डी शील्डेड है मतलब ये क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, और ये क्या होगा, डायमैग्नेटिक। जस्ट जो है वो सिचुएशन रिवर्स हो जाएगी तो वो क्या कहलाते हैं, एंटी एरोमेटिक। तो वैसे ही इसको क्या बोलते हैं, डायमैग्नेटिक रिंग करंट या फिर डायाट्रोपिक रिंग करंट बोलते हैं। किसके लिए, एरोमेटिसिटी के लिए। वैसे ही अगर एंटी एरोमेटिसिटी के लिए बोलेंगे तो इसको बोलते हैं पैराट्रोपिक रिंग करंट या फिर पैरामैग्नेटिक रिंग करंट बोलते हैं। तो इस तरीके से रिंग करंट से किसी भी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की एरोमेटिसिटी को निकाल सकते हैं। 2-3 पॉइंट मेन है, जैसे कि शील्डिंग और डी शील्डिंग हो गया, डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो टॉपिक है ना वो ख़त्म होता है। चैप्टर 1 इट मीन्स हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का जो चैप्टर 1 था ना, एरोमेटिक हेट्रोसाइकिल का एंड एक नॉमेनक्लेचर का, ये यहाँ पे करने कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट वाली जो मेरी वीडियो आएगी उसमें मैं चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट करूँगी, जो कि है नॉन एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। और अगर आप भी कोई वीडियो टॉपिक को सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स पे सजेस्ट कर सकते हैं, और अगर नोट्स की आपको रिक्वायरमेंट है तो आप मेरे मेल में मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपको वहाँ से नोट्स भी प्रोवाइड करा सकती हूँ। ठीक है, तो ये पूरा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बनाया था, तो इसको आप एग्ज़ाम में भी लिखेंगे तो ये सफिशिएंट होगा। वैसे ही जो आने वाले भी वीडियोज़ होंगे उसमें भी मैं थ्योरी के साथ एक्सप्लेन करूँगी ताकि आप उसको भी एग्ज़ाम में अच्छे से लिख सकते हैं। तो ये हेट्रोसाइकिल का चैप्टर 1 जो है वो यहाँ कंप्लीट होता है। जितने भी मेन टॉपिक्स थे मैंने सारे कवर करवा दिए। अब उसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो है उससे चैप्टर 2 हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।